ऑन, अब स्टार्ट कर दी, हो गई बेटे। चलो देखो इधर, कॉपीज निकाल लो। यशमित गेट बंद करो। चलो कनिश वर्मा आगे आ जा, उठ जा, उधर आ। वर्क पर एनर्जी चल रहा है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला वर्क कर लिया, कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है पढ़ लिया था फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट करना आता हमें, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था चेन वाला, ठीक है, वो भी लास्ट टाइम हो गया था। चेन का कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, यू हैव टू ब्रिंग दैट पार्ट ऑन द टेबल अगेन, तो कितना वर्क करना पड़ना, वो भी हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी को पता क्या होती हैं? एनीवन? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बट दोज फोर्सेज जिनका वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ और इंडिपेंड ऑफ पाथ। क्या चाहिए ले जाओ उसको, ठीक है। सो वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, वो क्या होती हैं? कंजर्वेटिव। अच्छा, जिन वर्क डन जिस फोर्स का पाथ पे डिपेंड करे वो कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो पाथ स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता? क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? क्लास चल रही सब बात जो करते, क्लास चल रही, मैं कर देता हूँ। अच्छा बेटे, फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव, क्या वो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क करती है कि रफ सरफेस पे? इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक एनर्जी। किसी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और हाइट h तक बॉडी को ले होते हो तो द पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, ठीक है। मैंने बड़े डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है, किन फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो वो लास्ट लेक्चर जरूर देखे, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ, लेक्चर नंबर 3 अपलोड हुआ है, तो उसका सेकंड पार्ट, मतलब पूरा लेक्चर में पहला पार्ट इस क्लास में शूट हुआ था जिसमें क्वेश्चंस किए थे। आफ्टर द क्वेश्चन मैंने सेकंड क्लास में सारा बताया था और वीडियो अपलोड कर दी। सैटरडे को ही होगी थी, ठीक है, सैटरडे से पहले ही होगी थी। सो अपनी कॉपी पे होमवर्क लिख लो पहले कि ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये होमवर्क है। अगर आपको ये ओरिजिन नहीं पता होगा तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो आज घंटे जिसने नहीं देखा लेक्चर वो सारे देख के आएंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फिर थी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा के। क्या चीज़ है पता आपको? यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा चेंज है। कौन सा चेंज है? मेजरेबल चेंज है कि नॉन मेजरेबल है? मेजरेबल चेंज है। क्या ये चेंज जो शो कर रहा है, के का मीनिंग यहाँ पे क्या चीज़ है? के क्या शो कर रहा है? के क्या है यहाँ पे? के काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग कोई भी फोर्स है, एनी टाइप ऑफ फोर्स, वेदर इट इज़ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उसका वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक किया होता है, इसके आगे हमने न्यूमेरिकल करने होमवर्क मिला था आपको। सो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, बाकी ईजी जो होंगे आप होमवर्क में करोगे। अच्छा लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सी बात था नहीं कि 40 ग्राम की बॉल है, एक 40 किलोग्राम की बॉल, वो हिल क्लाइम की है, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई? अच्छा ये जो इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल स्टोर्ड है कि पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज्ड है? स्टोर्ड। अच्छा पोटेंशियल स्टोर जब हाइट पे जाते हैं क्या फॉर्मूला होता है? mgh। तो सिंपल सी बात है, सब में क्या दिया हुआ है आपको पहले पार्ट में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u, सिंबल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? u होता है, ये गिवन है आपको। और इवेंचुअली u की वैल्यू कितनी है लिखो। एनर्जी स्टोर्ड कितना है? 9.8 लिखो कॉपी, मेरे को अपने आंसर निकाल के दिखाना है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? 9.8 इंटू 10 पावर 4 जूल, इंटू 10 पावर 4 जूल, ठीक है। मास है 40 किलोग्राम्स। बताओ हाइट कितनी होगी? 9.8 10 पावर 4 मीन अगर बॉडी हिल पे क्लाइम करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इंक्रीज होती है, कितनी हो जाती है? दिस मच, ऐसा यूनिट्स में। मास 40 है,
हाइट निकालनी तो कैसे निकाल लेंगे? जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9.8। क्यों? यहाँ पे भी 9.8 कटिंग हो जाएगी। अनलेस जी इक्वल टू 10 क्वेश्चन में ना लिखा हो तो 9.8 ही यूज़ करना। सॉल्व करो, एच बताओ कितना आएगा? 250 मीटर। वेरी गुड, आंसर कितना आ रहा है? 250 मीटर। आप सॉल्व करोगे 9.8 एच। सबसे सिंपल क्वेश्चन है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। 9.8 कैंसिल हो गया, हाइट कितनी आ गई? 10 पावर 4 मीन्स 10,000 अपॉन 40, तो कितना आ गया? 250 मीटर। कितना आ गया? 250 मीटर। कोई डाउट इसमें? चलो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, अ टेनिस बॉल ड्रॉप्ड, a tennis ball dropped from 2 meter rebounds rebounds only 1.5 meter, only 1.5 meter after hitting the ground. Find change in potential energy. Find change in potential energy. बताओ ये कैसे करोगे? चेंज का मतलब आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 और UF, इनिशियल कितनी है? mg कितनी हाइट है? इनिशियल कितनी है? बाद में कितनी हो गई? चेंज कैसे आता है? चेक करो कितना चेंज आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है? नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? हाइट कम हो गई कोलिजन के बाद। दिस मीन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज लॉस्ट। जब भी कोई बॉडी कोलाइड करती है साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या बॉडी सेम हाइट तक जंप करती है बाद में? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अगर बॉडी सेम हाइट पे जंप करेगी तो एनर्जी लॉस नहीं होना। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है? कभी आपने देखा कि बॉल सेम हाइट तक वापस आई हो? नहीं होता ना। फाइंड आउट करो आंसर कितना कितना चेंज आया। मास गिवन है कि नहीं गिवन है? मास है गिवन, मास को एम ही लिख देना। जी 9.8 बोला नहीं हो तो 9.8 ही लेंगे। अच्छा बताओ, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे क्या करें? अगर मैं सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, mg कॉमन आ जाएगा। 1.5 माइनस 2 कितना आ गया? माइनस mg इंटू 0.5। जी के 9.8 पुट की, कितना आएगा? माइनस 4.9 m। ठीक है, 4.9 m आ गया। याद है? ठीक है। कोई बच्चा बताए परसेंटेज चेंज कितना आएगा? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। ये तो चेंज आ गया ना। अगर पेपर में आ जाए परसेंटेज चेंज निकाल लो। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? किसी भी चीज़ में चेंज आया उसको परसेंटेज करना है। डेल्टा यू परसेंट। कैसे निकालोगे? चेंज इतना आएगा, डिवाइड किससे करना है? इनिशियल के फाइनल से। इनिशियल इंटू 100। करो सॉल्व। माइनस 4.9 m अपॉन m 9.8 और इनिशियल हाइट कितनी थी? 2। सो ये 4.92 25% डिक्रीज। 25% क्या होगी? डिक्रीज हो जानी है क्वांटिटी।
देखो बेटे यहाँ तक कर लिया आपने, चलो कृष्णा कॉपी पे लिख लिया आपने, परसेंटेज चेंज आ गया, ठीक है। यश मेहता गेट बंद करो। तो मेन आपने याद रखना है कि पेपर में से चेंज नहीं पूछते, वो परसेंटेज चेंज भी पूछ लेते होते हैं। अच्छा, परसेंटेज चेंज -25% है, तो इज देयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज? अगर पेपर में पूछे डिक्रीज परसेंट कितना है, तो ओनली 25% के -25। डिक्रीज बोल ही डिक्रीज दिया तो 25%। अगर बोला ही डिक्रीज है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, इंक्रीज भी पूछेंगे मैग्नीट्यूड, बट अगर पूछेंगे चेंज तो आपको माइनस या प्लस लगाना है, ठीक है। चेंज कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, बट डिक्रीज और इंक्रीज हमेशा मैग्नीट्यूड में होते हैं। जैसे अगर आपको पेपर में रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हो रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी? रिटार्डेशन के अंदर कभी नेगेटिव साइन नहीं डालते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी ना हमने स्प्रिंग वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करना। ये क्वेश्चन लिखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम penetrates a wooden block, penetrates a bullet of mass 10 gram penetrates a wooden block of 990 gram, of 990 gram with a speed of 100 meter per second, with a speed of 100 meter per second, and settle with a speed of 100 meter per second and settle। क्या मीनिंग हो इसका? 990 ग्राम का ब्लॉक है, बुलेट आती है 10 ग्राम की, हिट करती है कितनी स्पीड पे? इनिशियल यू कितना है? सेटल होने का मीनिंग क्या हुआ? वी कितना हो गया? 0। और दोनों इकट्ठे हैं, कहीं बात तो नहीं निकली बुलेट। अच्छा लिखो, इफ द मास या ब्लॉक, if the block suspended by string, if block suspended by string by what height, by what height it rises, by what height it rises। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। स्मिथ वीडियो चल रही है, चलो देखो बेटे, इसमें कुछ कंसेप्ट लगेंगे, लॉज ऑफ मोशन के भी लगेंगे हमारे। ये ऐसे सिचुएशन है, पहले बुलेट है आ रही, स्मॉल है, इसका मास कितना है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। सेकंड केस में क्या हो गया? ये दोनों इकट्ठे हो गए, मास कितना हो गया? अब ये जाएगा वेलोसिटी कितनी से, और मान लो यहाँ तक कहीं पे राइज करता, ठीक है, कर गया राइज। तो ये सेंटर टू सेंटर कितनी हाइट गेन की है, ये फाइंड करनी है। क्या करना? फाइंड हाइट कितनी गेन की है। पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट करते हैं कि वो पूछेंगे एंगल कितना था, ये भी निकाल लेंगे हम इस क्वेश्चन में। केस स्टडी आ सकती है, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे जस्ट हिट किया, हिट करने के बाद पहली वेलोसिटी निकाल लो, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछेंगे कितनी हाइट पे बॉडी गई। थर्ड पार्ट में पूछेंगे कितना एंगल चेंज हुआ, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप बताइए, क्या इनमें जो कोलिजन हुआ है, ये आपस में हिट किए हैं, ये स्लो हुआ है, ये मूव किया है, क्या इन दोनों के अलावा कोई और है वहाँ पे फोर्स लगाने वाला? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? बुलेट ने ब्लॉक पे लगाई, ब्लॉक ने बुलेट पे लगाई है, ब्लॉक एंड बुलेट आर सिंगल सिस्टम। क्या इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स लगा रहा है यहाँ पे? स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही है, स्ट्रिंग कहाँ लगा रही है फोर्स? अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल। दोनों में एंगल कितना होगा? क्या स्ट्रिंग की जो फोर्स होगी वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी? नहीं चेंज करेगी। कारण क्या है? नॉर्मल फोर्सेस नेवर डू वर्क, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का कोलिजन होने से पहले? सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? ये और ये। स्ट्रिंग भी है बट स्ट्रिंग मासलेस है। जब तक स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आता ना हमारा चैप्टर, तब तक स्ट्रिंग का मास नहीं है। स्टेटमेंट कहीं बताया मैंने मास ऑफ स्ट्रिंग? आया कितने मास? नहीं आया ना। मीन सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? 2 बॉडीज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या है? इस तरह के क्वेश्चन से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। कोलिजन के बाद वेलोसिटी, कितनी हाइट पे राइज करेंगे,
और कितने एंगल से चेंज करेंगे, 3 चीज़ें आनी हैं। ठीक है, लिख लो सेकंड थर्ड पार्ट, ये भी लिख लो, ये फर्स्ट हो गया ना, सेकंड पार्ट डाल लो इसके साथ ही। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और सी पार्ट लिखो बाय व्हाट एंगल स्ट्रिंग टिल्टेड, बाय व्हाट एंगल स्ट्रिंग टिल्टेड। ठीक है, केस स्टडी बना दी मैंने पूरी क्वेश्चन की। ठीक है बहुत सिंपल है। आप पहले बताओ, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, पहली बॉडी ने सेकंड पे फोर्स लगाई, सेकंड ने क्या एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी सिस्टम पे, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, सिस्टम आइसोलेटेड होता है, तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। ये पढ़ा था हमने, लिखो आंसर में हेडिंग डालो पहले। स्टेप 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो। तो पार्थ शर्मा बताओ मेरे को, कोलिजन होने से पहले कितना मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, इसका मास कितना है, m लिख देते हैं अभी। स्पीड कितनी है इसका मास कितना है, बट इसकी स्पीड कितनी है। और जब बाद में दोनों पेनिट्रेट करके इकट्ठे मूव किए हैं कि अलग अलग, इकट्ठे मूव किए, तो टोटल मास कितना हो गया, m + mv। बेटा ये इक्वेशन क्लास 9th में की हुई है, आपकी क्लास 9th में NCERT में क्वेश्चन था। 2 हॉकी प्लेयर हैं, वो आमने सामने आ रहे हैं, कोलाइड किए, एंटेंगल हो गए, इकट्ठे गिर गए, और अगर इकट्ठे गिरे हैं तो कितनी स्पीड से गिरेंगे, तब भी यही करते थे। फर्स्ट हॉकी प्लेयर, सेकंड हॉकी प्लेयर, टोटल। क्या इस डेटा से मैं v निकाल लूँगा। अच्छा बताओ मास कितना है बुलेट का, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। स्पीड कितनी बुलेट की, ये कितना था, 10 + 990, सिंप्लीफाइड करके आंसर कितना आ गया। बुलेट आई कितनी स्पीड से थी, और ब्लॉक और बुलेट जा कितनी स्पीड से रहे हैं, बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा। 99% डिक्रीज होगी स्पीड, सिर्फ 1% बची है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पहले। अब क्वेश्चन आता है कि आज जो बाकी काइनेटिक एनर्जी थी कहाँ गई, वो वेस्ट हो गई। यहाँ पे कोई साउंड नहीं आई, कहीं पे लिखा नहीं वेस्ट, वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, कहीं पे यूज़ हो गई है या स्टोर हो गई। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल। क्या ये ब्लॉक इधर ही रहेगा, कहाँ जाएगा, बट स्ट्रिंग जुड़ी हुई है तो कहाँ जाएगा। तो मीन ये सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी न्यू आएगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। यह पहला पार्ट हो गया। ये हमने कौन सा आंसर निकाला है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, निकल जाएगा। बेटे कोई डाउट तो नोट में लिख लो, जब भी कोलिजन आता है, कोई बॉडी दूसरी बॉडी को हिट कर जाती है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। व्हेन एवर देयर इज अ कोलिजन, मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है। दो बॉडीज चाहे एटम और एटम कोलाइड कर जाएं, चाहे चौक और मैं बोर्ड को हिट करूं, तब भी मोमेंटम क्या रहना, कंजर्व ही रहना। मोमेंटम कभी नहीं लॉस होता, ठीक है, या चेंज नहीं होना। मोमेंटम से तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। यहाँ तक आ गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट, अब बताओ भाई, फॉर कंबाइंड सेट निकालो। फॉर कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी, वो राइज किया, यहाँ तक पहुँचा, क्या इसके बाद जा रहा आगे कहीं पे, यहाँ पे जाके इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रेविटेशन। लिखो फॉर कंबाइंड सिस्टम, क्या होना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किस में होनी है, पेयर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m + m। v² आएगा कि u² आएगा, क्योंकि इकट्ठे कौन गए हैं, v। ये क्या होगा, m + m gh। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या करें बताओ, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कि इनमें मासेस की वैल्यू डाल के सॉल्व करें, कि कुछ कटिंग होती तो कटिंग करते। किसकी कटिंग हो रही है, तो ये क्या बनेगा, v² निकालनी हाइट थी ना, कितनी आएगी, v कितना है 1, g कितना है 9.8, तो ये 1/19.6 मीटर आंसर आना है। बड़ा कम है कि बहुत ज़्यादा है,
और अगर सेंटीमीटर में देखिए तो नियरली ये सेंटीमीटर में अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर आना, बस कितना आना है, क्योंकि मीटर को आप 100 सेंटीमीटर में चेंज करोगे और 100 को 19.6 से डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर के पास आंसर आएगा। मेरे ब्लॉक ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, बुलेट हिट की तो हल्का बस 5 सेंटीमीटर ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, इतना हुआ बस। हो गया क्लियर? हाइट आ गई, हाइट निकाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हमने यहाँ पे कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं यूज़ की? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो नहीं कर दी? क्या ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हो? फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ही है। अब तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट रह गया, दैट इज़ एंगल। ये एंगल कैसे काउंट करें? यहाँ तक हो गया नोट? किसी को पता है एंगल कैसे काउंट करें? एंगल्स पढ़े हुए हैं कभी आपने? क्लास 10th में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था जिसमें एंगल्स बड़े डोमिनेंटली यूज हुए थे? ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एप्लीकेशन भी की थी ना। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 में यूज़ की। ठीक है, देखो पहले स्ट्रिंग कितनी है, ये है। क्या स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है? नहीं। बाद में स्ट्रिंग यहाँ पहुँच गई, पहले ब्लॉक यहाँ पे था, फिर ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा। पहले लेवल ये है, यहाँ हम ग्राउंड लेवल सेंटर से नोट कर लेते हैं। बाद में लेवल क्या हो गया, ये हो गया। हाइट क्या है, ये NH, ये कौन है, ये L होगा हाइपोटेन्यूज। ये कितना रह जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये कितना रह गया L-H, और ये कितना है, और ये कौन है, थीटा। ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? हमें ये चीज़, ये कितना है L-H, और ये कितना है? तो अगर ये डायग्राम देखो, ये कौन है, बेस है कि परपेंडिकुलर? ये थीटा के साथ हमेशा कौन होता है, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना आएगा, L-H/L। क्या इस इक्वेशन में L और H की वैल्यू डाल के थीटा निकाल सकते हैं? मान लो पेपर में अगर L 1 मीटर हो तो L की वैल्यू 1 मीटर, H आपके पास ऑलरेडी है, वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा आंसर। समझ लगी? नोट करो। ये टेक्निक हमने वर्टिकल सर्कल में भी यूज़ करनी है, दोबारा भी आएगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें पूछी थी क्वेश्चन में। कोलिशन के बाद वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गई। ठीक है, बॉडी की साइड तक जाएगी वो एनर्जी कंजर्वेशन। जो ये वर्ड है ना, ये लिखा है ना आपने, इसके ऊपर लिख देना एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लिखना है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम वीडियो चल रही है, ओके क्लियर? सो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, 2 चीज़ें की, और लास्ट में क्या किया, यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्लास 9th में भी आपने वर्क एनर्जी में की थी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, वो आप खुद करोगे। एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, फोर्स ऑफ 16 न्यूटन applied on body 8 kilogram, 16 Newton applied on body of 8 kilogram, which is initially at rest, which is initially at rest. Find kinetic energy, find kinetic energy at the end of 5 seconds. Find kinetic energy at the end of 5 seconds. ठीक है, समझ लगी क्या कह रहा हूँ मैं? 5 सेकंड के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, बॉडी को फोर्स लग रही है 16 न्यूटन, मास कितना है 8, स्टार्ट कहाँ से हुई, रेस्ट से, यू कितना है 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। तो बताओ 5 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, कोई बताए? पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी,
फोर्स कितनी 16, मास कितना 8। बेटे फिर क्या करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें। u कितना है 0, a कितना है 2, ये कितना है 5। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ये हो सकता है? बस सिंपल सी बात थी, बहुत इजी था ये। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपने देखो इसमें काइनेमेटिक्स को यूज़ किया कि नहीं किया। तो जैसे चैप्टर प्रोसीड करते हैं आगे तो पिछले सारे चैप्टर रिपीट होने हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन में ये सारी चीज़ें की थी, नई चीज़ें ऐड हो गई। और ये फॉर्मूला किस में कहाँ से निकाला हमने, ए इक्वल टू एक्स में किस फॉर्मूले से निकाल लिया, एफ अपॉन एम। ये कहाँ पढ़ा था, ये लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। ये कैलकुलेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, काइनेमेटिक्स में। और ये अब कहाँ पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी में। तो सारे इंटररिलेटेड हैं, सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, कोई चैप्टर आपको पिछला छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कर लिया, नोट हो गया बेटे, लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कृष्णा, मैं तूने बताना मेरे को, क्वेश्चन लिखो पहले। बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट from height of 10 मीटर। बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट अब वहाँ से बॉल को थ्रो किया है। तो कृष्णा बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। जसनूर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किधर पता लगा। ड्रॉप फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या मैंने कोई फोर्स लगाई है, कौन नीचे लेके गया, ग्रेविटी लेके गई। कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 या 10। चलो लिखो, आगे करो। इट लूजेज 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट लूजेज 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इट लूजेज 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जिद्दां ही ग्राउंड ते वज्जी 20% एनर्जी की कर दी, बची किन्नी, और सारी 80 बन के कन्वर्ट हो जाएगी। लॉजिक क्लियर हो गया। फाइंड हाइट अप टू विच बॉडी राइज, फाइंड हाइट अप टू विच बॉडी राइज। बॉडी कितनी हाइट तक राइज करेगी वो निकाल लो। तो बेटे बड़े सारे फॉर्मूले हैं, पहले करो टॉप से बॉटम तक जाओ, उसकी निकालो पहले वेलोसिटी। पहला स्टेप क्या निकालो बेटे, ऊपर से नीचे जाने तक की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as ऐसे करते हो। वहाँ पे उसकी निकालो काइनेटिक एनर्जी। ये थी इंसिडेंट, ये क्या थी, हिट करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी 21। अगर लॉस होगी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई 80। वो सारी काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी ऊपर जाएगी तो कम होती जा रही कि बढ़ती जा रही, किस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक तो ऐसे है, पूरा सॉल्व करो। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है आफ्टर कोलिजन, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, वो किसके इक्वल है 80% ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये ठीक हो गया। पहले हाइट दी हुई है हमें 10 मीटर। अब आप बड़े आराम से सोचो, अभी तक हमने इस चैप्टर में एनर्जी लॉसेस नहीं पढ़े, और बॉडी को ऊपर से नीचे कौन लेके आ रहा है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव। ऊपर से नीचे जाने तक एनर्जी लॉस नहीं हुआ। कब लॉस हुआ एनर्जी का, कोलाइड की। हमें इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई, कोलिजन से पहले दी हुई है। यहाँ पे मान लो मेरे पास एनर्जी है 100 जूल, कितनी है, वो सारी एनर्जी किस में स्टोर्ड है, काइनेटिक कितनी है। अब ये बॉडी नीचे गिर रही है, ग्राउंड से जस्ट पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है ये कौन होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली होगी, इनिशियल वाली। अब बताओ स्टेटमेंट में 10 मीटर हाइट दी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालना इजी है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल क्या, हमें इनिशियल स्पीड गिवन है टॉप पे कितनी है, हमें पहले जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपनी कॉपी पहले नोट लिख लो एक छोटा सा, वेरी इंपॉर्टेंट।
जब भी हाइट वाले बाउंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, देखो हाइट एंड बाउंसिंग क्वेश्चंस, यूज काइनेटिक एंड हाइट एंड बाउंसिंग क्वेश्चन जब भी आएंगे, यूज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन्स, यूज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, इसको उस बॉक्स में डाल लो कि कल को जब आप रिवीजन करोगे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी बॉडी वाले ऊपर से बॉडी नीचे गिरी, नीचे से ऊपर आ गई है, तो आपने याद रखना है पोटेंशियल एंड काइनेटिक को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और फाइनली ये क्या निकालना है, सी पॉइंट। इनिशियल हाइट कितनी गिवन है और ये हाइट एच डैश है, ये पता नहीं है, निकालनी है। ठीक है, अननोन। इस जगह पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, और काइनेटिक कितनी थी। जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस जगह पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, mgh। अब यहाँ से हिट करके कहाँ गया, ये ऊपर, जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी, कितना लॉस आया, बची कितनी 80%, किसका, इसका ना। अब यहाँ से कहाँ से जंप करेगा, सी तक। अब यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh डैश। तो आप सिंपल लिखो B टू C, जब आप B से गए C, B यहाँ पे है ना, B से गए C, आपकी काइनेटिक एनर्जी B पे ज़्यादा थी, C पे कितनी हो गई, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया, किस में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 80% ऑफ mgh, और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, mgh डैश। mg और mg कट गए, 80% कितना हो गया। तो मैंने देखो कोई इक्वेशन मोशन यूज़ नहीं की, कर सकते हैं बट बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा यहाँ पे एनर्जी कितनी है, mgh, दोबारा देख लो कितनी एनर्जी है, जस्ट बिफोर हिटिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हिट करने के बाद वो दिया हुआ है हमें, कितना % लॉस आया, कितनी बच गई। तो B टू C मोशन स्टडी किया, क्योंकि हमने कौन सी हाइट निकालनी है, बाद वाली निकालनी है, पहले वाली निकालनी है। तो B टू C में क्या हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन किस में हो रही है, गेन इन। ये ठीक है, पहले लाइन इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे लिख लो ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन। नोट करो, ये टेक्निक है ऑरली आंसर निकालने की, ये सारी चीज़ें माइंड में सोच सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर में न्यूमेरिकल जब भी आएगा आपने याद रखना है, कौन सा टॉपिक है ये वाला, बॉल बाउंसिंग बैक टू व्हाट हाइट। ठीक है, दिस ऑलवेज सम लॉस। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इस टेक्निक से करना है। ठीक है, करने को आप पहले A से B तक आप उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, फिर न्यू वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, फिर ऊपर जाते, बड़ा लेंथी हो जाना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ, लिख लो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो एक काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इनिशियल, एक है आफ्टर कोलिजन, और जब बाद में कोलिजन के बाद एनर्जी बची थी वो सारी ऊपर जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। सॉल्व किया, इक्वेट किया, आंसर निकाल। कोई डाउट है विच इक्वल, ठीक है, डन। ठीक है, तो कल को जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, बॉल बाउंसिंग बैक अप टू व्हाट हाइट, तो कैसे कर, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस एक ही बार हो रहा है कि एक से ज़्यादा बार हुआ, एक को एनर्जी लॉस है कि एक तो ज़्यादा होया, वो भी किसने किया, ग्राउंड ने करवाया। ग्राउंड पे जब भी बॉडी हिट करेगी साउंड तो प्रोड्यूस होनी है ना, तो 20% एनर्जी साउंड में चलेगी लेट से, बट ड्यूरिंग मोशन ऊपर और नीचे जाने हुए इज देयर एनी लॉस इन एनर्जी, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, क्या उसके मोशन को कोई अपोज कर रहा है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी। जनरली कोई करता है, बॉल को, एक प्लास्टिक बॉल को हवा में फेंको, वो अपने पास से इजीली डिविएट हो जाती है कि हार्ड बॉल डिविएट होती है, हार्ड बॉल ज़्यादा डिविएट होती है कि प्लास्टिक बॉल हवा में। तो प्लास्टिक की बॉल ना खेलने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि हवा चाहिए इधर उधर हो जाती है, द मीनिंग एयर उसके ऊपर फोर्स लगाती है। क्या इन क्वेश्चन में हम एयर को कंसिडर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जब तक हम क्वेश्चन में एयर की बात नहीं करेंगे टिल दैट टाइम एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वैक्यूम।
जो भी हो रहे कितने हो रहे हैं, जब तक ऐसे एयर इंक्लूड नहीं करांगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में जाके पहली बार हम एयर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। डन। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस पे जो 2 पेजेस भेजे थे मैंने पिक्चर में, पहली पिक्चर में तो ऑलमोस्ट सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन नहीं किया, स्प्रिंग टॉपिक अभी हुआ नहीं है, वो आज होगा, ठीक है। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ है पहले, ठीक है। स्कूल बोर्ड लेवल में 3 मार्क क्वेश्चन बनता है, और कंपिटेंसी क्वेश्चन आया तो अगेन 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। लिखो an object 5 kilogram, an object 5 kilogram projected at 20 meter per second, projected at 20 meter per second at 60 degree to horizontal, at 60 degree to horizontal, at the highest point, at the highest point it explode, it explode into 4 kg and 1 kg, into 4 kg and 1 kg fragments, the explosion release energy, the explosion release energy such that kinetic energy of the system, such that kinetic energy of the system at highest point, kinetic energy of the system at highest point doubled. Calculate separation between 2 fragments, separation between 2 fragments when they reach ground, when they reach ground. बेटे ये स्टार्ट टॉपिक कौन सा है, पहले शुरू कहाँ से हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यू है, कितने यू गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। कोई बताए भाई हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास कितनी स्पीड होती है? कौन सी स्पीड 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0। इस समय वर्टिकल कंपोनेंट कितना आना है? u साइन 60, और हॉरिजॉन्टल कितना होगा? तो यहां पे सिर्फ कितना स्पीड रह जानी है? u cos 60, ठीक है। p पॉइंट पे, एट p काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बॉडी की? हाफ m। कितनी आएगी? सॉल्व करो। मास कितना है? u 20 इंटू 20 cos 60 कितना होता है? तो कितनी एनर्जी आ जाएगी ये सॉल्व करोगे तो? कितनी आ जानी है? 50 जूल। भी ठीक है, कैलकुलेशन 25 रादर 250 आएगी। कितनी आएगी? ये ठीक है कि नहीं है? स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? क्या एनर्जी इतनी है कि डबल हो गई थी? सो न्यू काइनेटिक एनर्जी एट पी कितनी हो गई? यहां तक कोई डाउट? अब ना यहाँ पे फ्रैगमेंट्स होंगे। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है?
एक्सप्लोजन हो गया। कितने पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ है? 2 पार्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है और ये हाइट कितनी आएगी, बताओगे? क्या फॉर्मूला होता है इसका? याद है किसी को वाई मैक्स का? पता है किसी को? वाई मैक्सिम यू स्क्वेयर। बेटे पेपर होना अभी, तो ये तो क्वेश्चन आने हैं पेपर में, असाइनमेंट में बड़े सारे क्वेश्चन दिए हुए मैंने, सभी रिवाइज करो। तो ये यू स्क्वायर 400 साइन 30 साइन 60 कितना होता है? √3/4 स्क्वायर जी 10 ही ले लो। क्या यहाँ से हाइट निकल जाएगी? तो पी पॉइंट में बॉडी के पास कितनी एनर्जी होगी टोटल? काइनेटिक एनर्जी ये होगी, काइनेटिक कितनी होगी? ये वाली। और पोटेंशियल कितनी होगी? ये ठीक है, पहले लिखो, पहले करो नोट। मीन्स मैंने पी पॉइंट पे ना सारी एनर्जी निकाल दी है। क्या क्या हो सकता है बॉडी के पास? पोटेंशियल कितनी होगी? वो mgh से आ जाएगी, और काइनेटिक कितनी होगी? वो भी आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे एनर्जी? बेटे सॉल्व कर लिए, नीचे रेस कर दें। अब आप बताओ क्या हुआ पी पॉइंट पे? पी पॉइंट पे 2 पार्ट बन गए। उसको क्लिक कर दो, लो मोड कर दो। ठीक है, पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या होना, देखो फ्रैगमेंट बने। कितने फ्रैगमेंट बने हैं? दोनों का मास सेम है कि डिफरेंट है? एक थोड़ा हैवियर होगा, एक लाइटर होगा। ये 1 kg और ये कितना होगा? इन दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी थी और बाद में इनकी स्पीड कितनी, वो निकालनी है। अब देखो ये दोनों सेम हाइट पे हैं, इसकी स्पीड लेट से कितनी होगी? v1। कितनी स्पीड होगी? अच्छा, हमें ही नहीं पता कि दोनों ही आगे जाएंगे कि एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, ये नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। एक और नोट लिखो, नीचे लिखो नोट। नोट में लिखो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन और फ्रेगमेंटेशन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन और फ्रेगमेंटेशन नेट मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, नेट मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता उनकी डायरेक्शन क्या है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, वो देखो कैसे लगाना। कोलिजन होने से पहले यहाँ पे स्पीड कितनी थी? तो यहाँ ब्रेक हो सर, नॉट कोलिजन, एक्सप्लोजन से पहले। m क्या है? टोटल मास। और ये क्या है? वेलोसिटी। कोलिजन हो गया, पहला मास कितना हो गया? 1, स्पीड कितनी होगी? v1। दूसरा मास कितना हो गया? 4, स्पीड कितनी होगी? v2। कितने वेरिएबल हैं इसमें? 2 है ना। 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए? एक इक्वेशन ये आ गई, लिखो। तो ये 2 टॉपिक में मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, एक कोलिजन में और दूसरा कब लगता है? ये क्या हुआ यहाँ पे? क्या प्रोसेस हुई यहाँ पे? एक्सप्लोजन। ठीक है, सो वर्क पर एनर्जी में मोमेंटम कंजर्वेशन 2 बार लगाना बस। कोलिजन में लगाओगे, दूसरी बार कब लगाओगे? जब क्या होगा? एक्सप्लोजन। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट। अभी तो मैंने एक इक्वेशन निकाल ली। कोई बताएगा कि एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल गई है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकलेगी? और क्या चीज़ कंजर्व है जब एक्सप्लोजन हुआ? साउंड माइंड में ना लेना, ना लाइट इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, साउंड एंड लाइट दे आर वेस्ट एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट बोल रहा है कहीं पे लॉस हुआ है? नहीं। तो मीन 2 चीज़ें बस ब्रेक हुई हैं, दे मूव अपार्ट बस। मास तक कंजर्व चलो कर लो, तो 5 = 4 + 1 5 आ गया, बट उसमें v1 v2 नहीं आया ना। ये स्पीड और वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में आते हैं? और कोई? काइनेटिक एनर्जी। तो टॉप पे जब एक्सप्लोजन हुआ था उस टाइम पे
जो टोटल एनर्जी थी ये जब ब्रेक हो गए तो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एनर्जी, क्या इक्वल होगी कि डिपेंड अपॉन देयर मास होगी? तो जस्ट कोलिजन से पहले एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी कॉस 60 स्क्वायर। ये कोलिजन से पहले एनर्जी थी, बट स्टेटमेंट में क्या बोला, वो एनर्जी क्या हो गई है? और साथ में क्या था, ये क्या चीज़ है सारी? ये टोटल एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन। क्या ये टोटल एनर्जी बिफोर? कौन कौन आएगा? यहाँ पे बॉडी पहुंची, एक तो हाइट है, लिख दिया, एक वहाँ पे क्या है, काइनेटिक, उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? स्टेट में बोल रहा है। कोलिजन हो गया, ओ एक्सप्लोजन हो गया, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों बॉडी अभी भी क्या है, सेम हाइट पे। सो M1GH प्लस 4GH भी आएगा, और वो तो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है कि नहीं? जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ दोनों बॉडी उसी हाइट पे ही हैं। एक्सप्लोजन होने से पहले एनर्जी कितनी थी पोटेंशियल mgh, जिसमें m कितना था 5। बॉडी ब्रेक हो गई, पहले पार्ट का मास कितना है, दूसरे पार्ट का मास कितना है, इनको प्लस करेंगे 5gh ही आएगा। ये भी कितना है? अच्छा, इसका मतलब मैटर नहीं पड़ा, कुछ नहीं। प्लस पहले मास 1, उसकी स्पीड कितनी होगी v1 स्क्वायर। यहां तक आ गया? क्या इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो पहले ये क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये क्या है, एनर्जी। तो अपनी कॉपी पे लिखो एक और नोट लिखो, लिख लो, इन एक्सप्लोजन और कोलिजन, इन एक्सप्लोजन और कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो मीन्स ये वाली एनर्जी तो आपने निकाली हुई है 500, ये क्या बन गया, हाफ v1 स्क्वायर प्लस 4/2 v2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर में कोई इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आएगी? अब आपने 10th तक मैथमेटिक्स किया है, इस पूरे सब में कितनी वेलोसिटीज़ हैं जो निकालनी है, कितनी इक्वेशन चाहिए? एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एक कौन सी है? कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? अब यहाँ से आप v1 की वैल्यू निकाल लोगे, 50 माइनस 4v2 कहाँ डालोगे? तो रिजल्ट एक इक्वेशन बनेगी, वो क्वाड्रेटिक बनेगी कि लीनियर बनेगी? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहला टारगेट, अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आपके पास v1 v2 आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आगे काम होगा, ठीक है? ये क्लियर है? पहले नोट करो, पहले यहाँ तक लिखो, टॉप लिख लिया। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1000 इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 1, और v1 प्लस 4v2 किसके इक्वल था? 50। ये इक्वेशन थी 1। इसको कर दें 1000 इक्वल टू 50 माइनस 4v2 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका पास? v2, फिर क्या निकालोगे? v1। आप इतना निकालो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि v1 v2 निकालने के बाद और क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन लेंथी है, ये 3 या 5 नंबर से कम नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। और अगर 5 मार्क्स में आता 3 से या 4 चीज़ें पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे? पहले तो उनकी इंडिविजुअल स्पीड बताओ, 2 मार्क का तो वो क्वेश्चन होगा। फिर वो कहाँ गिरेंगे वो बताओ, फिर मैं गैप कितना का होता, 3 क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, ठीक है? इसको बंद कर दो, बाकी नेक्स्ट करते हैं। हो गई? अच्छा बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी करना है। बेसिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी में पता है, mgh लिख लो पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज़ mgh। ये पहले पढ़ी हुई है। और लास्ट लेक्चर जो हमने फ्राइडे को अटेंड किया था उसमें बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जैसे मैं बताया था
दो चार्जेज पॉजिटिव थे, दे आर रिपेलिंग ईच अदर बट दे आर पुश्ड टुवर्ड ईच अदर, पास आएंगे, स्लो होंगे, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, किस में अपेयर हो रही है, पोटेंशियल में, आके रुके या कोलाइड किए, फिर वापस गए, सेम ओरिएंटेशन में जब आए, पोजीशन पे आए, वो सारी एनर्जी दोबारा रीअपेयर हो गई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम, और ये किन फोर्सेस के कारण होती है, कंजर्वेटिव, ये हमने पढ़ लिया हुआ, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा होता है, एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास एक पेन है, तो ये पेंसिल है, यहाँ से यहाँ तक ले गए, पोजीशन चेंज कर दी, अब इसके बाद यहाँ पे एनर्जी कम थी, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि हाइट बढ़ गई है, तो ये कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग है, इतना स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, स्ट्रेच नहीं किया ना कॉम्प्रेस, स्ट्रेच किया, लीव किया, वापस आ गया। इसका मीनिंग आपने इसको स्ट्रेच जब किया था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी थी, ऐड हो गई थी, जब आपने इसको लीव किया सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई। तो ये कौन सी एग्जांपल है, कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा होगा कि घर में कोई कपड़े को ट्विस्ट कर दो और छोड़ दो, वो अपने आप धीरे धीरे वापस आ जाता है। ये स्विंग होती है, गार्डन में लगी होती है, उसको ट्विस्ट करके ऐसे लीव करो, वापस आ जाएगी, दिस इज़ ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। स्विंग को हाइट पे ले आओ, छोड़ दो, वापस नीचे आएगी, दिस इज़ ड्यू टू पोजीशन, हाइट, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल। सबसे सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट क्या है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के पास पास होना जरूरी है। अगर अर्थ की सरफेस से बहुत दूर चले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, ठीक है। नियर टू द सरफेस क्या आंसर आता है, mgh, ये लर्न करना है। और पोटेंशियल एनर्जी कब अपेयर होती है, जब कौन सी फोर्स लगती है, कंजर्वेटिव। कॉपी पे लिखो पॉइंट, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, लिख लो, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन by any conservative force, by any conservative force appear, negative of the work done by any conservative force appear in form of potential energy, ठीक है, appear in form of potential energy। क्या मतलब वो इसका, अब आप बताओ, ये पेन है, पेंसिल है, बड़ा सिंपल लॉजिक बताना, यहाँ से इसको ऊपर लेके गए, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी लग रही है, मेरी मसल फोर्स के ग्रेविटी, ग्रेविटी, मेरी मैस्कुलर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। यहाँ से ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, और ग्रेविटेटिव फोर्स कहाँ पे है, दोनों में एंगल कितना है, 0 के 180। तो जो 180 होता है वर्क डन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, कैसे नेगेटिव आता है, क्या रीज़न होता है, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस 180 -1 हो जाएगा ना। तो मीन्स इस केस में ग्रेविटेशन ने कौन सा वर्क किया है, नेगेटिव किया कि पॉजिटिव किया। और मैंने यहाँ पे आपको क्या लाइन लिखवाई है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव कर दो तो क्या आता है, ऑलरेडी वर्क डन क्या है, नेगेटिव। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या है, नेगेटिव। तो मैंने आपको कॉपी में क्या लिखवाया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -w। कौन सी फोर्स का वर्क डन लिखवाया था, एनी फोर्स और एनी कोई सर्टेन फोर्स थी, कंजर्वेटिव। वहाँ पे लिखा है ना, ने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपीयर एज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू लिख देना, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डेल्टा यू कौन है, इज इट पोटेंशियल एनर्जी और चेंज, क्या ये मेजरेबल चेंज है कि स्मॉल चेंज है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेल्टा वर्ड जब भी लगता है वो वाला चेंज मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता। डेल्टा वाला कौन सा चेंज मेजर होता है, डी वाला होता है, डी एक्स स्मॉल होता है कि डेल्टा एक्स स्मॉल होता है। डी एक्स बहुत स्मॉल है, मेजर नहीं कर सकते। जब भी फिजिक्स में डेल्टा वर्ड लगा होगा, ये क्या चीज़ है, चेंज। ये कौन सा चेंज है, मेजरेबल। चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल के इनिशियल माइनस फाइनल। ये जो चेंज इन एनर्जी आया वो क्या है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अगर आपका वर्क डन पहले ही नेगेटिव है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चेंज पॉजिटिव आएगा, व्हाट डज इट मीन,
देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी और डिक्रीज इन एनर्जी। तो अब देखो यहाँ पे पेंसिल के पास ज़्यादा एनर्जी थी कि यहाँ पे ज़्यादा थी? देखो पेंसिल यहाँ पड़ी, कुछ नहीं हो रहा ना, बट अगर मैं यहाँ से ग्रिप लूज़ कर दूँ, पेंसिल कहाँ आ रही है? मीन्स यहाँ से ग्रिप लूज़ की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप मूव करोगे बॉडी को तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और ये देखो पेंसिल यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आई है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? फोर्स भी कहाँ पे है? तो वर्क डन अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अभी पहले क्या थी? ऑपोजिट थी, अब क्या दोनों सेम। वर्क डन क्या आएगा? तो एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मीन्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अपनी कॉपी पे लिख लिया ना वर्ड, तो लिख लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। बड़े सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इससे। फोर्स इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, कई केसेस में पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी। देन यू हैव टू फाइंड द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो W इक्वल टू, चाहे W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिख लो, चाहे डेल्टा यू माइनस W, बट W के साथ एक वर्ड जरूर लिखना इंपॉर्टेंट, CONS। CONS क्या शो कर रहा है? क्या हर फोर्स के लिए वैलिड है? क्या फ्रिक्शन के लिए एनर्जी स्टोर कर सकते हैं कभी? जब फ्रिक्शन लगेगी वो एनर्जी स्टोर होगी? नो, वो नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स कितनी लिखवाई थी मैंने आपको? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्सेस, इलास्टिक, स्प्रिंग और इलास्टिक हमने पढ़नी है अभी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये चार फोर्सेस थे। कौन से दो फोर्स हमारे सिलेबस में है? ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स। और कौन दो प्लस टू में पढ़नी है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है, लग गया पता? अब आते हैं वापस टॉपिक पे। पहले आपने डेफिनेशन लिख ली है सारी? ये देखो, सो आपने फॉर्मूला लिख लिया, हो गया सारा। यहाँ पे वो माइनस साइन डालना भूल गए, माइनस साइन डालो यहाँ पे। F डॉट डी आर क्या होता है? वर्क डन पता हमें? क्या ये स्मॉल वर्क डन है कि लार्ज वर्क डन है? स्मॉल है, यहाँ पे माइनस साइन डालना। ठीक है, और अगर टोटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, फॉर्मूला लिखो, और ये भी लिखो, ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लो बस। थ्योरी रहने देना, तो मेन चीज ये लिखो बस। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक फॉर्मूले लिख लिए सारे। ठीक है, मीन्स अब न्यूमेरिकल के लिए अगले फॉर्मूले ये हैं। क्या इस केस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ए इन्फिनिटी। ए इन्फिनिटी का मतलब मैं तुम दसदा हूँ की है, पर मैंने दसो पहला वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट होती तो इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई। क्या वहाँ पे मैंने सिंपल फोर्स निकाल दी थी कि इंटीग्रेशन की थी? तो वो कांस्टेंट फोर्स है, ये कौन सी है? वेरिएबल फोर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये तो कह रहा है कि पहले कहाँ पे थे? R1 पे, बाद में कहाँ पहुँचे? R2। इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी? U1, बाद में कितनी होगी? U2। सेकेंड केस में कह रहा है कि इनिशियली डिस्टेंस क्या है? लोकेशन। क्या क्या मीनिंग है इसका? इन्फिनिटी का मतलब होता है, आप लिखो अपनी कॉपी पे, नोट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ए मेजर ऑफ इंट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा? यहाँ तो रिपल्शन, यहाँ अगर दो बॉडीज बहुत दूर चली जाएंगी, उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, तब उनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हेन दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। और जब पास आएंगे तो क्या होगा? यहाँ तो अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? लिखो, एट इनफाइनाइट सेपरेशन पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सेपरेशन, जब दो बॉडीज बहुत दूर हैं तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। पास आ गए हैं, दो चीज़ें होंगी, यहाँ तो अट्रैक्शन होगी, यहाँ क्या होगी? रिपल्शन। लिखो, फॉर अट्रैक्शन U इक्वल टू नेगेटिव
फॉर अट्रैक्शन U इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। पास आएंगे बॉडी, अगर अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगी, नेगेटिव। ब्रैकेट में लिखो स्टेबल, स्टेबिलिटी लिख लो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी। अगले लाइन में लिखो रिपल्शन, क्या मीनिंग होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। सो व्हेन एवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव मीन्स वहाँ पर रिपल्शन हो रही है, और अगर रिपल्शन होते सिस्टम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल, ब्रैकेट में डालो अनस्टेबल। ये चौक, ये चाक है ना ये, और अर्थ है, ये स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल कैसे होंगे, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके कि मैक्सिमाइज करके। लिख लो, फॉर स्टेबल सिस्टम एनर्जी शुड बी लीस्ट एज पॉसिबल। फॉर स्टेबल सिस्टम एनर्जी शुड बी लीस्ट एज, एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लीस्ट एज पॉसिबल। पोटेंशियल जितनी घट हो सके उतना वधिया, बेटर नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लीस्ट एज पॉसिबल, बेटर नेगेटिव, नेगेटिव ही हो जाए, ठीक है। सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, कभी वो पॉजिटिव ही नहीं होती। तो ये चौक यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है कि ग्राउंड पे, आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको लीव कर दो, फोर्स नहीं लगानी, ये यहाँ रहेगा कि नीचे जाएगा, नीचे मीन इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ, और जितना हो सके ये दोनों पास आना चाहते हैं, सरफेस तक पहुँच जाएंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम नेगेटिव। लग गया पता। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अब ये इन्फिनिटी टू आर का मीनिंग क्या है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, इन्फिनिटी से, वहाँ पोटेंशियल कितनी थी इनिशियल, 0, और जब आर पे पहुँचे वहाँ पे फाइनल पोटेंशियल क्या हो गई, यू हो गई। फॉर्मूले क्लियर हो गए। ये तीनों फॉर्मूले जो भी पढ़े हैं, दो फॉर्मूले, वेरिएबल फोर्स के लिए कि कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट होती तो सिंपल एफ एस कॉस थीटा करते, तब नहीं कुछ करना होता। अब ये ड्रॉ करो, नोट लिखो, ये क्या है आर, आर क्या है डिस्टेंस, ये क्या है एनर्जी, पढ़ो क्या लिखा है। दो चीजें रिपेल कर रही हैं, ज्यादा रिपेल कब करेंगी, जब पास होंगी, ज्यादा रिपेल करेंगे कि दूर, जब ये पास है डिस्टेंस कब में, रिपल्शन देखो क्या है, और जैसे दूर जा रही है रिपल्शन क्या हो रही है। अच्छा ये पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहा है कि नेगेटिव, और नीचे वाला, दो बॉडी दूर हैं, अट्रैक्ट करनी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे हैव टू अट्रैक्ट, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे, पास आएंगे ज़्यादा स्टेबल का मीनिंग उनकी एनर्जी वहाँ पे बहुत कम होगी कि बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम, ठीक है कि नहीं। बेटे ग्राफ समझ आया, पेपर में ग्राफ आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है। ड्रॉ करो, क्या यही चीज़ें मैंने लिखवाई हैं आपको, दोबारा लिख लो सारा। और एंड में मैंने ये भी क्या बताया, पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन का मीनिंग डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। क्यों नहीं डिपेंड करता, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब कौन सी फोर्स आती है, विच फोर्स एग्जिस्ट जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन। तो ये सारे एमसीक्यू असर्शन रीजन वाले पॉइंट्स हैं सारे, इन्हीं में से असर्शन रीजन एमसीक्यू बन के आते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई पहले, ठीक है। न्यूमेरिकल किसी के नहीं निकल रहे, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वट एवर द रीज़न, ठीक है। 1240 के बाद मेरे पास फिजिक्स लैब में आ लो, ठीक है, विल डू ऑल द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो किसी को फुल डे पे भी वैन जाती है ना, तो यू कैन गो इन दैट वैन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1240 घर चले जाना। अगर किसी का काम पेंडिंग है, वीक में 1 या 2 दिन फिजिक्स लैब में आके मेरे से क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन कहाँ ब्रेक लग रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे तो अगले चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। साइड बाय साइड ही डेली कर ली, जितना होमवर्क मिलता है ट्राई टू डू दैट ओनली, उससे ज़्यादा ना करो बट उससे कम नहीं करना। जितना कम मिले बस वो नहीं कर लो। अगर 10 क्वेश्चन मिले हैं 10 कर लो। मैंने अगर संडे सैटरडे ऑफ आया था इसलिए मैंने आपको शीट में 2 शीट्स भेजी थी 20 क्वेश्चन से। अगर आपसे एक दिन में 10 भी होते हैं मोर देन इनफ। और 10 में से अगर आपके 1 या 2 भी निकलते हैं, 8 नहीं निकलते, यू कैन कम टू मी, ठीक है बेटे। हो गया क्लियर, ये कर लिया नोट। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला तो पढ़ लिया हमने, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये पढ़ लिए। अगले न्यूमेरिकल हमारे इसके ऊपर होंगे, वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट ये लिखो 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट। हमने मैथमेटिकल टूल में डिफ्रेंशिएशन की थी, ठीक है। अब इसमें यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलना है इसको, ये डेल्टा कैसा होता था, ये उसका उल्टा है ना,
इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलना है इसको? डेल ऑपरेटर का काम क्या होता है पहले लिख लो। एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन है इसकी, इसमें चेंज किया, चेंज मतलब इसकी वैल्यू को चेंज किया, और अगर चेंज करने के बाद इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी, वो कौन लेके आएगा? डेल। तो डेल ऑपरेटर क्या करता है? इट कैलकुलेट चेंज इन ए स्केलर क्वांटिटी एंड गिव वेक्टर रिजल्ट। लिख लो, डेल ऑपरेटर कैलकुलेट चेंज इन ए स्केलर क्वांटिटी, कैलकुलेट चेंज इन स्केलर क्वांटिटी with डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में चेंज करो और डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दो, कौन लेके आएगा? डेल ऑपरेटर। अच्छा लिखो, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एवरी कोई भी कंजर्वेटिव हो, एमसीक्यू फॉर्मूला है ये वाला, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू माइनस डेल यू। ये फॉर्मूला लिखो, इसको ब्रैकेट में डाल देना बॉक्स में। ये किसके लिए है? कंजर्वेटिव। यू क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, आप उसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, क्या मिलेगी? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको बोलते क्या है? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होता है? स्लोप। दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लिख लो, ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज काउंट करोगे डायरेक्शन के साथ, क्या मिलेगा? डेल ऑपरेटर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अच्छा बेटे, स्पेस में कितनी डायरेक्शन होती हैं अगर हम स्टडी करें? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। हाँ, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड दे आर ऑपोजिट, बट एक्चुअली कितनी है? 3 है। आपको फिर u जो है स्केलर, इसके a की वैल्यू होगी, इसके 3 वैल्यूज होंगी u की। u बताना है, u सिंगल वैल्यूड है, q सिंगल वैल्यूड है, स्केलर है। बट ये फोर्स वेक्टर है ना, कितने कंपोनेंट होंगे? 3। बेटे अब लिखो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएंगे। हमारा ऑलमोस्ट ये 70% तक चैप्टर खत्म हो चुका हुआ है, लास्ट लेग में ही अभी हार्डली 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए बस। क्या लिखा है? फॉर न्यूमेरिकल लिखो, डेल का फॉर्मूला, इसको बोल, ये डी नहीं है, डी ऐसे होता है ना स्ट्रेट, ये डी को क्या कर दिया हुआ? कर्ल कर दिया हुआ ना, इसको बोलते हैं करली। क्या बोलना है इसको? इसका नाम ही करली है, करली। क्या बोलना है? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय जे कैप प्लस करली बाय करली जेड। ठीक है, नाम ही किया था करली। ठीक है, नीचे लिखो करली बाय करली एक्स, जैसे लिखा ना करली बाय करली एक्स, इसको बोलना क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नाम है। अगर बोलने को करली बाय करली एक्स लिखते हैं, बट एक्चुअल में कौन है? पार्शियल। कोई बताएगा बच्चा पार्शियल का मतलब क्या है? एग्जैक्ट और पार्शियल में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्ट एंड पार्शियल, पार्शियल में थोड़ा बहुत हूँ एज रियल लाइफ दस की मतलब हो। देखो ये देखो बेटे, नोट करो, y डिपेंड अपॉन एक्स स्क्वायर। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मैंने दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। कोई बताएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? सभी को पता है कितना आंसर आना है? कोई है जिसको नहीं पता हो? फॉर्मूला क्या होता है? x पावर n, जितनी पावर होती है वो आगे आती है, उसकी एक पावर रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे मैं ddx लिख रहा हूँ, ddx को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलना है? ये एग्जांपल नोट कर लेना। ठीक है, एग्जांपल लिख लो साइड पे, जहाँ पे शुरू किया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके साइड में लिखो एग्जांपल। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट, चलो वो ज़्यादा हो जाना, अब ये लिख लो y डिपेंड अपॉन ओनली x, y डिपेंड अपॉन
ओनली एक्स, वाई सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ एक्स में चेंज आएगा तभी वाई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, कोई और तो नहीं है वहाँ पे। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखो देयरफॉर वी यूज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर वी यूज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल साइड में लिख लेना कौन है, डी डी एक्स, डी डी एक्स कौन है, एग्जैक्ट, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे हुए रूम में, इस रूम का जो टेम्परेचर है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रूम के अंदर गर्मी बढ़ेगी या कम हो जाएगी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर पे। सबसे पहले डिपेंड करेगा विंडोज़ ओपन है कि नहीं, अगर सारी विंडोज़ ओपन है तो टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ एयर रहेगा, पहला पॉइंट। पहला फैक्टर कौन है, विंडोज़। दूसरा फैक्टर कौन है, बच्चे कितने अंदर, बच्चे ज़्यादा हो गए तो सफोकेशन हो जाएगी, सफोकेशन तो गर्मी क्या हो जाएगी। तो क्या इस रूम का टेम्परेचर सिर्फ विंडोज़ पे डिपेंड कर रहा है कि सिर्फ बच्चों के काउंट पे, कि दोनों पे। अब प्रॉब्लम आ गई कि एक नई क्वांटिटी आ गई टेम्परेचर, जो विंडो और नंबर 2 पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, विंडो एंड। अब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, टेम्परेचर में क्या आया, अब चेंज विंडो के कारण भी आ सकता है, नंबर के कारण भी आ सकता है। कितने वेरिएबल अब यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितना था। जब भी एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं निकालते, क्या करते हैं, पार्शियल। पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तब एन को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। फिर बाद में एन को डिफरेंशिएट करेंगे, डब्ल्यू को क्या ट्रीट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। मतलब एक कांस्टेंट है, एक क्या है, वेरिएबल एट ए टाइम। जब कैलकुलेशन करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव कब लगता है, जब एक फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मोर देन 2 क्वांटिटी। लिखोगे लाइन में, वेयर एज पार्शियल डेरिवेटिव, इसके नीचे लिख लो, वेयर एज पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई, वेयर एज पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई ऑन क्वांटिटीज which depend upon more than 2 quantity, which depend upon more than 2 quantity। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज़ ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। बेटे अगर आप ये चौक की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ले आते हो, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट, जेड, तीनों चेंज हो गए ना। तो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एक्स, वाई, जी, और तीनों पे कर रहा है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ करना पड़ेगा कि पार्शियल। तभी हमने क्या किया, पहले एक्स से किया, फिर वाई में अलग किया, फिर जेड में क्या किया, फॉर्मूला लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये लिख लो सारे, लिखा ना वर्ड पूरा पार्शियल। जब एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट। जब y के साथ डिफरेंशिएट करोगे x और u, x और z क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट। और जब z के साथ डिफरेंशिएट करोगे x एंड y कांस्टेंट। ठीक है, नोट करो इनको। तो कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, और जो होमवर्क मिला था आपको उसके अगर 20 क्वेश्चन थे अराउंड, मैंने उसमें काफ़ी क्वेश्चन ना मॉर्निंग वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो कर जाएगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। होमवर्क जिसका नहीं कंप्लीट है आज एक और दिन ले लो, ट्राई करो। तो जितने क्वेश्चन होते कर लो, जो नहीं होते मेरे साथ बैठ कर डिस्कस कर लें, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल आपके इशू होंगे आफ्टर 12:40 विल सी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया आज, ये 2 मार्क क्वेश्चन है ये वाला। अगर डेरिवेशन या एक्सप्रेशन है तो ये करना है, अदरवाइज आपको क्या आ सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो हम बाद में लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये कर लिया नोट सारा, ये हो गया, ये नोट कर लो इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटे बंद कर दो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।